जय माता दी। ये एक जातिका की कुंडली जिनका जन्म 12 मार्च 1985 को हुआ है। जन्म समय है 1:40 रात शाम के समय, दोपहर के बाद अर्थात, और जन्म स्थान है अलवर। इनका प्रश्न है, ये पिछले कुछ दिनों से जीवन में काफ़ी बुरा समय चल रहा है और इनके दोनों मतलब इनके पेरेंट्स का देहांत हो गया कोरोना के कारण। ये अपनी कुंडली विवेचन कराना चाहती थी। आइए इनकी कुंडली को विस्तार से देखते हैं और समझते हैं कि क्या कारण है कि इनके जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी बाधाएं बनी। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुंडली देखना नहीं आता हुआ तो आपसे मैं फिर अनुरोध करूंगा कि आप कुंडली देखना सीखें। हमारे प्लेलिस्ट में जाए और उसमें कुंडली देखना सीखे प्लेलिस्ट है, उसे देखें, आप कुंडली देखना सीख जाएंगे। अब हम इस कुंडली की बात करते हैं। लग्न स्थान में 3 नंबर लिखा हुआ है। नीचे टेबल देखें, 3 नंबर मिथुन राशि स्वामी बुध है, मतलब लग्नेश बुध है। लग्नेश बुध के पास एक घर और है, वो है माता मकान गाड़ी, चौथा भाव का 6 नंबर। 3 नंबर 6 नंबर के मालिक बुध है। बुध नीच के होकर के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अब बताइए, लग्नेश अगर नीच के हो जाए तो दिक्कत तो देगा, लेकिन साथ में शुक्र उच्च के होकर बैठ गए, जो इसमें बनाते हैं नीच भंग राजयोग, जो मेहनत कराएंगे रिजल्ट के लिए। ठीक है, अब लग्नेश बुध यहाँ पे नीच के होके बैठ गए, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेंगे, प्लस मानसिक तनाव और सुख में कमी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय भाव की कारक चंद्र है। चंद्र कहाँ के बैठे, वो भी नीच के होके बैठे हैं, वो भी शनि के साथ 6ठे भाव में। मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हेल्थ इश्यूज भी होंगे, मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, क्योंकि चंद्र नीच के होके बैठे हैं, वो भी 6ठे भाव में। धनहीन योग बना रहा है ये शनि के साथ, मतलब धन आते आते रुक जाए हमेशा। फिर तीसरे भाव की बात करें, सूर्य की। सूर्य यहाँ पे भाग्य में बैठे, पराक्रम के कारक, और खुद के घर को देख रहे हैं। 7 दृष्टि होती है सूर्य की, तो 11 नंबर में बैठ करके 5 नंबर जो उनका खुद का घर है वहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो आपको मेहनती और पराक्रमी बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छा योग है। किसी भी व्यक्ति में अगर पराक्रमेश ठीक सामने 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठ जाए तो। ठीक है, मैंने चौथे भाव का बता दिया। आपके पति की कुंडली में भी चौथा भाव पीड़ित है, सुख का भाव। आपकी कुंडली में भी चौथा भाव पीड़ित है, सुख का भाव। और आपके बेटे की कुंडली में भी चौथा भाव पीड़ित है, सुख का भाव। सोचिए। खैर, क्योंकि देखिए 6 नंबर का मालिक बुध नीचका होकर बैठा है। इसका विस्तार में बताऊंगा कि ये क्यों ऐसा होता है और इसका उपाय कैसे किया जाए, वो भी मैं सब डिटेल में बताऊंगा। अलग से इसके लिए एक आपको अलग से वीडियो दे दूंगा मैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ कवर करना मुश्किल हो जाएगा। अब पंचम भाव शुक्र हुआ। शुक्र यहाँ पे व्यय भाव भी हुआ। ठीक है, शुक्र बैठे कहाँ हैं? शुक्र उच्च के होकर के बैठे हैं आपके 10वें भाव में। शुक्र कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखिए, 2 नंबर 7 नंबर। आपका प्रश्न था कि मेरे दोनों पेरेंट्स कैसे ख़त्म हुए, क्या कारक तत्व बने, मैं उसी का जवाब देने जा रहा हूँ अभी आपको मैं। 2 नंबर 7 नंबर, टेबल देखिए नीचे। 2 नंबर वृषभ राशि स्वामी शुक्र, 7 नंबर तुला राशि स्वामी शुक्र। ठीक है, तो 2 नंबर मैंने क्या लिखा है, व्यय हानि। 7 नंबर क्या है, विद्या संतान। उनके मालिक शुक्र कहाँ बैठा है, पिता कम व्यापार के भाव में। शुक्र के साथ किसकी युति बनी, बुध की। बुध नीच के है। शुक्र की डिग्री कितनी है, राइट साइड में टेबल में डिग्री देखिए, 28 डिग्री। बुध की डिग्री 15 है, 13 डिग्री का अंतर है। दोनों एक दूसरे के साथ आने से शुक्र बुध, एक नीच का ग्रह, एक उच्च का ग्रह, ये दोनों में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। इस कारण से देखिए, बुध का मालिक 6 नंबर है। देखिए 6 नंबर जिसके मालिक माता, जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, टेबल देखिए, कन्या राशि बुध, वहाँ पे माता का कारक है। और शुक्र वो यहाँ पे
पिता के घर में बैठा है और पिता का कारक 12 नंबर नीचे टेबल देखिए, गुरु, वो नीच का होकर बैठा हुआ है। जब भी मैं नीचे का एरो दिखाता हूँ रेड में तो नीच का हो गया, मतलब नुकसान देगा। अर्थात बुध 12 नंबर में नीच का हो जाता है, शुक्र 12 नंबर में उच्च का हो जाता है। ठीक है, तो नीच के घर 6 नंबर और 12 नंबर दोनों के मालिक नीच के हुए। फिर से टेबल में देखिए, 6 नंबर के जो मालिक है वो है बुध, वो 10वें भाव में बैठे हैं 12 नंबर में, और 12 नंबर के मालिक जो है गुरु, वो बैठे हैं कहाँ पे, 10 नंबर 8वें भाव में नीच के होकर के। तो बुध गुरु दोनों नीच के हो गए। बुध माता के कारक बने और गुरु पिता के कारक बने। और शुक्र की जब दशा चली, बात समझिए, तो वह कारक बना माता पिता के बीच होगा। अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपके माता पिता लगभग जल्दी में के समय में ही एक साथ कैसे गए, वो भी अचानक में गए, क्योंकि बुध अचानक का कारक है, बहुत ही युवा ग्रह है, वो झटके में रिजल्ट देता है, अच्छा दे या बुरा दे। ठीक है, तो बुध गुरु का पीड़ित होना ये एक मेन कारक बना। खैर, हम आगे की बात करते हैं। जो बीत गया हम उसे तो बदल नहीं सकते, अब बीती सो बीती, क्या करें, यही जीवन है बहन। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मैंने अपने जीवन में भी उतार चढ़ाव देखे। मेरी कुंडली में बचपन में ज्योतिष ने लिख दिया था कि माता का बिछो जल्दी होगा। माता गई जल्दी बचपन में ही, जब मैं छोटा था। मेरा भाई चला गया, कर्मों के प्रारब्ध थे। भाई की कुंडली में योग था कि 1 साल का होने पे इसकी पूजा करवा ले, अन्यथा इसको मृत्यु योग के पूरे प्रबल चांसेस है। पिता ने कभी ध्यान नहीं दिया, हो गया। क्योंकि ज्योतिष पे हम लोग का विश्वास नहीं है, दिक्कत यहाँ है। आध्यात्म पे विश्वास नहीं है, दिक्कत यहाँ है। और ये जो कुछ हमारे जीवन में होता है, ये सब कुछ कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार होता है। इस चीज़ को हम समझते नहीं हैं। खैर, अब आपके कुंडली के जो छठे भाव के कारक है मंगल है। मंगल खुद के घर में बैठे हैं, बहुत ही योगकारी है, लाभ की दृष्टि से तो अच्छा है। लेकिन मंगल के साथ राहु बैठ गए, जो आपको गुस्सा दिलाते हैं। आप में एंगर है, गुस्सा है, चिड़चिड़ा स्वभाव होगा आपका, और उसका कारण है मंगल राहु की युति। मंगल की डिग्री 4 है, राहु की डिग्री 27 है। हालांकि दोनों में अंतर ठीक ठाक है, बट स्टिल काल सर्प भी दोष बनता है आपकी कुंडली में। काल सर्प पे मैं एकदम बाद में आऊँगा, पहले मैं कुंडली की विवेचना करूँ, एक एक करके ग्रह देख करके। अब सप्तमेश गुरु नीच के होकर के अष्टम भाव में बैठे है, जो ये दर्शाता है कि आपका आपके पति से बनता नहीं होगा, कहीं ना किसी बात पे नोकझोंक होती होगी। और यही योग, लगभग ऐसा ही कुछ योग सप्तम भाव से आपके पति की भी देखी मैंने। तो पति पत्नी में कहीं ना कहीं मन मुटाव ये कुंडली दर्शाती है। हो सकता है मैं गलत हूँ, जो कुंडली बताई मैं वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद अष्टमेश और नवमेश शनिदेव, वो छठे भाव में बैठ गए। ये लो, ये भी एक दिक्कत है। लेकिन हाँ, अष्टमेश का छठे भाव में बैठ जाना नीच के चंद्र के साथ बनाता है नीच भंग राजयोग। बहुत अच्छी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी अष्टमेश छठे भाव में बैठ जाए और नीच का ग्रह हो, उसका नीच भंग कर दे, तो विमल नामक नीच भंग राजयोग बनाता है, जो जीवन में मेहनत के बाद आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। लेकिन समय लगता है इसको फलित होने में, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर 10वें भाव के कारक बृहस्पति नीच के होके बैठ गए, जिसने माता का सुख, पिता का सुख खो दिया। अब बुध वहाँ बैठे तो उसने माता का सुख खो दिया आपसे। तो ये एक ओवरऑल विवेचना की मैंने। और चंद्र शनि के साथ आने की वजह से कहीं ना कहीं एक विषयोग जीवन में आ जाता है। भले ही आपको सफलता भी दिलाएगा, लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ खालीपन सा महसूस होता होगा। लग्न दोष बनता है, बुध नीच का है, ये एक कारण है कि हेल्थ इश्यूज होंगे आपको। अभी नहीं होंगे तो भविष्य में बन जाएंगे, लेकिन इसका कारण तत्व बनता है। फाइनेंस और स्ट्रेस का कारण है चंद्र और बुध, क्योंकि चंद्र छठे भाव में और लग्नेश नीच का है। और गुस्से का कारण होगा मंगल प्लस राहु। और इन सब का मूल निचोड़ कारक तत्व बनता है, वह है काल सर्प दोष और शनि चंद्र की युति।
अगर आपका बजट अलॉय करता है, कोई योग्य पंडित मिलता है, तो आप काल सर्प दोष और शनि चंद्र की युति का विष दोष का उपाय करा लेगा। हमने इसके पहले भी काल सर्प दोष और शनि चंद्र की युति विष दोष के ऊपर कुछ वीडियोस डाले हुए, आप उन्हें विस्तार से देख लेना नीचे जा कर के कि कैसे उपाय करना है, ताकि आप इनका उपाय कर सकें। खुद आप देख लीजिएगा क्या क्या उपाय है। कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको भी बता देता हूँ क्या क्या करना है। शुक्र की महादशा है जो रहेगी अप्रैल 2038 तक। साथ में सूर्य का अंतर्दशा चल रहा है, अगस्त 2022 तक है। उसके बाद चंद्र महाराज आएंगे, फिर मंगल आएंगे। महादशा अंतर्दशा का विशेष महत्व होता है किसी भी कुंडली में। सबसे पहली चीज़, चंद्र पीड़ित, शनि अष्टमेश, गुरु नीच का, बुध नीच का और कालसर्प दोष, शिव जी के शरण में चले जाइए आंख बंद करके। या तो माँ काली या तो शिव जी, यही आपका उद्धार करेंगे। आसपास शिव मंदिर होगा, डेली शिव मंदिर जाइए आंख बंद करके, कुछ भी हो भूलना नहीं है। हो सके तो प्योर वेज डाइट अपनाइए। अगर आप नॉनवेज खाते होंगे, नहीं खाते होंगे तो अति उत्तम है। और रुद्राक्ष धारण कीजिए। 5 मुखी रुद्राक्ष बृहस्पति के लिए, 4 मुखी रुद्राक्ष बुध के लिए क्योंकि बुध लग्नेश है, नीच का है, और 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्र के लिए क्योंकि चंद्र भी नीच का है जो धन के कारक है यहाँ पे। ठीक है, इनको आप अपनाइए। उसके बाद आप शिव पूजा हो गई, रुद्राक्ष पहन लिया। रुद्राक्ष पहनेंगे तो प्योर वेज डाइट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब मंत्र जाप की बात करते हैं जी। कुंडली में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, 2038 तक है, तो शुक्र का मंत्र जाप रोज करें। ओम शुम शुक्राय नमः, प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करने के बाद। बुध लग्नेश है, लग्नेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है महादशा के साथ, और वो नीच के होके बैठे हैं, तो बुद्ध का मंत्र जाप करें। ओम बूम बुद्धाय नमः, डेली करना है सुबह सुबह। चंद्र कहीं ना कहीं धन के कारक है, और शत्रु रोग ऋण के स्थान में बैठे हुए, तो उनका मंत्र जाप ओम सोम सोमाय नमः डेली करना है। बृहस्पति इस कुंडली में कहीं ना कहीं आपके पति के कारक है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपसी मतभेद होते होंगे, तो इसलिए बृहस्पति का मंत्र जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः प्रातःकाल। और राहु केतु आपके जीवन में काल सर्प दोष बनाते हैं, इसलिए राहु केतु का मंत्र जाप करना है। ओम राम राहवे नमः राहु के लिए, ओम केम केतुवे नमः केतु के लिए। शुक्र बुध चंद्र गुरु, इनके मंत्र जाप सुबह करने हैं। 2-2 मिनट एक मंत्र जो आपको लगते हैं, 4 मंत्र जाप मुश्किल से 7-8 मिनट लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है बहन मेरी। आप कीजिए समय निकाल के। हमारे पास 24 घंटे ईश्वर ने दिए हैं, क्या 10 मिनट नहीं निकाल सकते? और शाम के समय राहु केतु संध्या काल के बाद, उसमें भी मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि मंत्र जाप से वो शक्ति होती है कि आप इनको प्रसन्न करते हैं। ठीक है, आपको कोई रत्न नहीं पहनना है, रत्न आपको नुकसान करेगा। आपके ग्रहों की दशा ऐसी भी दिखाती है, कोई रत्न नहीं पहनना है, कोई कितना भी कहे। ठीक है, सोमवार या बुधवार या दोनों दिन आप उपवास रखें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। सोमवार इसलिए क्योंकि राहु केतु चंद्र के लिए, और बुधवार इसलिए क्योंकि लग्नेश बुध आपका नीच का होकर बैठा है। साथ में पूर्णिमा उपवास अवश्य करें। पूर्णिमा को आप दूध से रुद्राभिषेक करें। मंत्र होगा वही चंद्र का, ओम सोम सोमाय नमः। ठीक है, ये धन के कारक है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिबंधनान मृत्युमोक्षी मामृतात्। सुबह शाम दोनों करें। सुबह 10 मिनट, शाम को 5-7 मिनट, ये इतना तो आप समय निकाल सकते हैं। अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आप मंत्र जाप की संख्या बढ़ा दें, सीधी सीधी बात है। लेकिन जो भी मंत्र जाप की संख्या होगी वो निश्चित रखें, समय निश्चित रखें, तब बेटर रिजल्ट आता है। ठीक है, ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। काल सर्प दोष का निवारण आप करवा सकते हैं। काल सर्प दोष के निवारण के लिए मैंने आपको कई उपाय, एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और 72,000 मंत्र जाप वैसे काल सर्प दोष के लिए किया जाता है। राहु का ओम राम राहवे नमः और केतु का ओम केम केतुवे नमः, या फिर इनके तांत्रोक्त या वैदिक मंत्र भी है जो थोड़े बड़े मंत्र हैं, उनसे भी किया जा सकता है।
योग्य पंडित देख करके आप मंत्र जाप करवा लें। इसकी मूल पूजा होती है त्र्यंबकेश्वर नासिक में, लेकिन हाँ, इसकी मुझे पता है कि केवल त्र्यंबकेश्वर करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपका विवाह अब हो चुका है। आपको इसकी कम से कम 3 पूजा तो करवानी ही होगी। तो टेम्पररी आप कहीं आप जहाँ रहते हैं आसपास में, गंगा नदी में के आसपास में कहीं किसी नदी के आसपास करवा ले एक पूजा तो कम से कम, जिससे प्रेजेंट रिलीफ मिल जाए। अगर आपका वो बजट अलाउ नहीं करता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप डेली खुद समय निकालें, आधा पौना घंटा 1 घंटा मंत्र जाप खुद करें अपने घर के मंदिर में, क्या दिक्कत है। शिव पूजा रोज बढ़ा दे, शिव मंदिर रोज जाए, रोज खुद पूजा करे। जब आपका बजट होगा तो आपका, आपके पति का, क्योंकि आपके दोनों का काल सर्प दोष है, दोनों का काल सर्प दोष का निवारण एक साथ करवाएंगे, ठीक है। बाकी कुंडली में राजयोग भी बनते हैं, नीचभंग राजयोग बनता है, लेकिन वो फलित तब होगा जब आप काल सर्प दोष को हिट करेंगे, विष दोष का उपाय करेंगे, तो अपने आप देखेंगे आपके जीवन में तुरंत सफलता आने लगेगी। होता क्या है, जीवन में जो दोष होते हैं ये कार्मिक अकाउंट के कारण होते हैं। आपके, आपके बेटे की और आपके पति की, तीनों की कुंडली कहीं ना कहीं मैच कर रही थी, लगभग मैच कर रही है, जो ये दिखाता है कि जीवन में हमारे कारक तत्व केवल हमारे कर्म होते हैं, पिछले जन्म के जाने अनजाने में किए हुए कर्म। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मेरे कुंडली में भी कई दोष थे, खुद निवारण किया, करना पड़ता है। कर्म कीजिए, ईश्वर ने आपको समय दिया है, इसे आप प्रायश्चित समझे, इसे आप कर्म भोग समझे, इसे आप कर्मों का उपाय समझे, सब कुछ कर्म प्रधान है, ठीक है। आपके कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा। आपने कहा था कि सिर्फ अच्छा अच्छा मत बताना। देखिए, मैं कभी भी, जितनी कुंडली हमने बताई है अब तक चैनल पे, निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से बताई है, और मैं दोष पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। अच्छी चीज़ें कुंडली में आपकी भी बहुत सारी है, लेकिन अच्छी अच्छी तब फलित होगी जब बुरी चीज़ें निकलेगी। कहने का मतलब ये, अच्छे योग का फ़ायदा तभी मिलता है जब आपके ऊपर कुंडली में जो दोष है उसका निवारण होगा या उसको दबाया जाएगा। अगर दोष का ही निवारण नहीं होगा, दोष का शमन नहीं होगा, अच्छी चीज़ें कितनी भी हो, वो उसको देखिए, जिसका बल ज़्यादा होगा उसको दबा देगा। दिक्कत यहाँ है। तो अच्छी चीज़ को ऊपर लाने के लिए जो बुरी चीज़ है उसको शमन करना होता है। यही कारण है कि मैं हमेशा उन दोषों का या उन प्रॉब्लम का ज़्यादा वो डिस्कशन करता हूँ, बजाय इसके कि केवल अच्छी चीज़ों का, ताकि आप उसका निवारण करें। डरने की बात नहीं है। अच्छी चीज़ें आपके इसमें भी, आपके पति की कुंडली में, आपके बेटे की कुंडली में काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, अच्छे योग है। वो योग उसको राजा बना देंगे, आपका जीवन में आपका उद्धार करेगा। लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आप करें, ठीक है। आप हमारी तरफ से 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, आप शिव मंदिर में दान पेटी में, दक्षिणा पेटी में डाल दीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि आपके कुंडली में भी कहीं ना कहीं चंद्र के साथ शनि की विष की युति बनती है, और केतु और शनि में, और केतु और चंद्र में ज़्यादा अंतर नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं एक योग नजर आता है जिसे कहते हैं पितृदोष। आप तीनों बच्चों, मतलब आपके, आपके पति के, आपकी पत्नी के कोश में कहीं ना कहीं एक पितृदोष का कारक बना है। अभी तो देखिए समय निकल चुका है, जब भी समय मिलेगा, मतलब जब भी अगला पितृ का समय आएगा, पितरों का, क्योंकि अब तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं, तो आप अपने पति को कहिएगा कि पितरों के ऊपर एक त्रिपिंडी श्राद्ध, या फिर आप नारायण बलि या गया जगन्नाथ, ऐसे कुछ, अगर उनके पिताजी से अगर जीवित होंगे तो, या उनके थ्रू करवा लीजिएगा। क्योंकि जो पितृ तर्पण होता है ये बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पितृ भी अगर पीड़ित होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं कुंडली में योग नज़र आ रहा है, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और ये एक बार नहीं, 3-4 बार आपको पिंडदान कराना पड़ेगा। एक बार, लोग कई बार कहते हैं हमने पिंडदान कराया रिजल्ट नहीं आया। अरे नहीं, देखिए, कई पीढ़ियों की आत्मा है, मतलब इनकी पीढ़ी हो गई, इनके पिछली पीढ़ी हो गई, दादा परदादा हो गए, तो वो जो चीज़ें, जो भी आत्माएं भटक रही है, उनको जब तक आप पिंडदान नहीं करेंगे कैसे रिजल्ट आएगा, आप मुझे बताइए। पिंडदान तो आपको करना पड़ेगा ना। तो पिंडदान आप करवा लीजिएगा अपने पति को कह के, जब भी समय मिलेगा 3-4 बार आप स्टेप बाय स्टेप, जब भी आपका बजट काम करे, धीरे धीरे योग्य पंडित ढूंढ करके आप जब पिंडदान कराते रहेंगे आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक कपूर लेना है, 2 लौंग लेना है, क्योंकि पितृदोष नज़र आता है। हर सोमवार को आप शिव मंदिर जाइएगा। आपके पति को भी मैंने यही कहा है, आपको भी यही कहा है, क्योंकि पितृदोष नज़र आ रहे तो आ रहे, क्या करें।
अपने ऊपर से 7 बार उबारना है, शिव वो भी महामृत्युंजय मंत्र पे या फिर माँ काली के मंत्र पे। अगर माँ काली मंदिर जाते हैं तो वैसे शिव मंदिर बेटर रहेगा, या ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो। और शिव जी से प्रार्थना करना है कि आपकी समस्त बाधाएं दूर हो, और बोलना मैं आपके शरण में आई हूँ माता शिव जी महाराज। जो भी पाप कर्म किए होंगे जाने अनजाने में, इस जन्म में पिछले जन्मों में, मुझे क्षमा करे और मेरी बाधाओं का निवारण करे। और उस कपूर और लौंग को 7 बार उबार करके वहीं पे रख के उसको जला देना है। ये काम करना, ये हर सोमवार कीजिए। पति पत्नी आप सब कीजिए, मैंने जिनको बताया हुआ है। आपकी बेटे की कुंडली मैंने बताया नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि कुंडली देखने पे मुझे समझ आता मैंने क्या बोलना है। ठीक है, क्योंकि कई कुंडली देखते रहता हूँ, चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। लेकिन आप वीडियो देख लेना जो मैंने बताया है। उसके बाद, क्योंकि आपकी कुंडली में, आप लोग की कुंडली में कालसर्प योग बनता है, राहु केतु, तो आपको दान आवश्यक है, क्योंकि इनको प्रसन्न करना पड़ेगा, इनको शांत करना पड़ेगा। कालसर्प दोष इज़ नथिंग बट, जब भी किसी कुंडली में एक तरफ, जैसे मैंने उदाहरण बताया है, एक तरफ सभी ग्रह आ जाए कहीं भी लाइन, एक लाइन में, तो वो एक प्रकार से सर्प की भांति आपको पूरी तरह से जकड़ लेता है, और वो बनता है कालसर्प दोष। आपकी कुंडली में देखिए, केतु और राहु के एक तरफ कुछ भी, कोई भी ग्रह नहीं है। 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पूरा खाली है। राहु की डिग्री कितनी है? 27, और मंगल की डिग्री 4 है, तो मंगल भी अंदर आ गया, मतलब पूरी तरह से आपका कालसर्प योग फलित हो गया। आंशिक भी नहीं कहूँगा मैं इसे, पूर्ण कालसर्प दोष है आपका भी। तो इसका उपाय आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप के पुराने कपड़े होंगे या फिर कंबल होंगे, आप ये दान कीजिए। ठंडी का मौसम आ रहा है, गरीबों को दान कीजिए, मंदिर के आसपास जाकर कहीं भी। इससे भी दशाओं में कमी आएगी। निस्वार्थ भाव से कीजिए। हर सोमवार को आप, जो भी आपकी श्रद्धा हो, 10, 20, 50 रुपये, घर में हलवा बना दे, मतलब पूड़ी बना दे, मंदिर के पास भिखारी होते, गरीब होते, आप उनको भोजन कराइए। सीरियसली बता रहा हूँ, इससे रिजल्ट आएगा। आप भी कराइए, आपके पति भी कराए। ठीक है, समय लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत आएगा, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे 2-3 महीने के बाद, यस मैंने जो किया उसका रिजल्ट आया। काली चीज़ों का दान करने की कोशिश कीजिए, और काली चीज़ें आप पति पत्नी बिल्कुल नहीं पहनना है। आँख बंद करके, घर में काली चीज़ें होंगी निकाल दो। मैंने आपके बेटे के लिए भी शायद यही कहा, मुझे याद आ रहा है अभी। देखिए, तीनों के योग बन रहे। काले चीज़ों से दूर रहो, ना काली चीज़ें ग्रहण करनी है, ना काली चीज़ें पहनना है, ना घर में कोई काली चीज़ रहे। किसी भी चीज़ पे भी काला पर्दा, काली चीज़ होगी, उसको निकाल देना है। बात क्लियर हो गई आपको? समस्त बाधा निवारण हो जाएगा, खुद देखना। आपके कुछ भी अन्य प्रश्न होंगे, आप नीचे कमेंट में अवश्य डाल दीजिएगा। ठीक है, जय माता दी।